अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री में CHM 512 के एक अगले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इस लेक्चर के टॉपिक्स आपके सामने पेश किए गए हैं। सबसे पहले हम वोल्टामेट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गो के इसके बारे में हमने थोड़ी सी मालूमात पहले ली हुई है। हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लिया था। आज हम डिफरेंट वेव फॉर्म्स और वोल्टामेट्री में जो वेव फॉर्म्स स्टडी की जाती हैं उनके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम वोल्टामेट्री की बात कर लेते हैं। वोल्टामेट्री आपको मालूम है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप पोटेंशियल वेरी करते हैं और करंट को आप ऑब्ज़र्व करते हैं। यानी इसमें जो एक्साइटेशन सिग्नल होगा वो आपका वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसमें अब जिस तरह से आप वोल्टेज चेंज करते हैं, यानी कि आप अपने सिस्टम में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितने तरीक़ों से पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उनको हम कहते हैं वेव फॉर्म्स। अब कितनी तरह की वेव फॉर्म्स होती हैं? आमतौर से जो वेव फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली जो वेव फॉर्म डिस्कस करेंगे वो है लीनियर स्वीप। लीनियर स्वीप वेव फॉर्म में क्या होता है कि अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर रखें टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर रखें आप वोल्टेज या पोटेंशियल, तो इसमें क्या होगा कि वक्त के साथ साथ आप लीनियरली पोटेंशियल इंक्रीज़ करते जाओगे। तो इसको हम कहते हैं लीनियर स्वीप वोल्टेमेट्री। अगर आपके पास मरकरी इलेक्ट्रोड के अलावा कोई इलेक्ट्रोड है तो आप कहेंगे जनाब ये वोल्टेमेट्री है। और अगर उस इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, वक्त के साथ साथ एक ख़ास रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, तो आप कहेंगे जनाब ये एक लीनियर स्वीप टेक्निक है। अब लीनियर स्वीप में एक इशू क्या होता था कि इसकी सेंसिटिविटी लिमिटेड होती थी। यानी ये आपके ज़्यादातर सैम्पल्स में माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन से आगे नहीं जा सकता था। यानी इसकी जो लिमिट ऑफ डिटेक्शन थी वो माइक्रोमोलर तक महदूद थी। उसकी एक वजह ये होती थी कि जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड पर, तो उस इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द जो काउंटर आइंस हैं, जैसे आप सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं अपने सिस्टम में जब भी आप वोल्टेमेट्री अप्लाई करते हैं, वो काउंटर आइंस इलेक्ट्रोड की डबल लेयर बना लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपके सिस्टम में मैट्रिक्स है, एनालाइट के अलावा कुछ आइंस हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोड के गिर्द जमा हो जाते हैं। इसके नतीजे में एक डबल लेयर कायम हो जाती है इलेक्ट्रोड के सामने बिल्कुल। तो उस डबल लेयर के अंदर कुछ करंट आपका चार्जिंग में ज़ाया हो जाता है। इसको हम कहते हैं चार्जिंग करंट या डबल लेयर करंट। उस डबल लेयर करंट को मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए पल्स्ड टेक्निक्स यूज़ की गई। अब पल्स्ड टेक्निक्स क्या होती हैं जनाब? इसमें आप जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो पल्सेस की सूरत में होता है। अब वो पल्सेस किस तरह से हो सकती हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें स्टेयर केस की, तो स्टेयर केस में क्या होता है जनाब कि आपका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यानी जो आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो बिल्कुल उस शेप का होगा जिस शेप में आपके घर की सीढ़ियाँ होती हैं। ऐसे हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज़, फिर थोड़ा सा आप पोटेंशियल को बढ़ाएं, फिर पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर इस तरह से जो आपके घर की स्टेयर्स होती हैं बिल्कुल उस सूरत में आप क्या करेंगे, पोटेंशियल इंक्रीज़ करते जाएंगे। अब जब पोटेंशियल आप इंक्रीज़ कर रहे हैं एक तरतीब में, तो जो करंट है वो पोटेंशियल चेंज के आखिर में, यानी इस जगह पे आप करंट नोट करते जाएंगे। यानी आप कहेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक जितनी चार्जिंग में करंट ज़ाया होना था वो हो चुका, अब जो भी करंट आ रहा है या तुम उसको नोट कर लो। फिर उसके बाद अगली पोटेंशियल चेंज के बाद आपने जो है वो इसमें करंट को नोट कर लिया, फिर यहाँ करंट को नोट कर लिया, फिर यहाँ करंट को नोट कर लिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि चार्जिंग करंट में जो आपकी लिमिट ऑफ डिटेक्शन लिमिटेड हो रही थी, महदूद हो रही थी, वो आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। तो पल्स टेक्निक में जो आपकी सेंसिटिविटी है और जो लिमिट ऑफ डिटेक्शन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद बात आती है जनाब स्क्वायर वेव की। स्क्वायर वेव में क्या होता है कि आप हर पल्स के बीच में थोड़ा सा गैप देते हैं। जैसे अगर हम स्क्वायर वेव को हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो एक्स एक्सिस पे हमेशा कितना टाइम आ जाएगा,
वाई एक्सिस पे पोटेंशियल आ जाएगा। तो जो स्क्वायर वेव वोल्टेमेट्री होती है उसमें जो एक्साइटेशन सिग्नल होता है, जो वोल्टेज चेंज आप करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है। ये एक स्क्वायर वेव है, फिर इसके बाद थोड़ा सा डेड टाइम देंगे आप, फिर उसके बाद इससे थोड़ी सी ज़्यादा पोटेंशियल की आप वेव देंगे, और ये पोटेंशियल रैंप होता जाएगा जितना आपको, जिस लेवल तक आपको जाना है। तो ये एक आप वेव फॉर्म देख रहे हैं स्क्वायर वेव की, इसमें भी पोटेंशियल आप वहाँ नोट करते हैं जहाँ पे आप पोटेंशियल चेंज का एंड हो, यहाँ पे आप करंट मेजर करते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंशियल पल्स की, तो डिफरेंशियल पल्स में क्या होता है कि जो आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कुछ इस सूरत का होता है। ये डिफरेंशियल पल्स का वेव फॉर्म है। तो ये डिफरेंट वेव फॉर्म्स हैं जिनको आप वोल्टेमेट्री के अंदर यूज़ करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इन पल्स्ड टेक्निक्स को मेनली इस्तेमाल वहीं किया जाता है जहाँ पे आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा दरकार होती है, आपको जो लिमिट ऑफ डिटेक्शन है वो और ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है, यानी आपको माइक्रोमोलर से भी कम कंसंट्रेशन को सेंस करना है, तो आप फिर पल्स्ड टेक्निक की तरफ मूव करते हैं। जनरली इन दो पल्स टेक्निक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम स्क्वायर वेव ले लें, तो इसको हिस्ट्री में अगर देखें तो हम लेट 1950s में, गालिबा 1957 के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया था। और जो इसका बेसिक फंक्शन था वो ये था कि जब वो वोल्टेमेट्री के बजाय पोलरोग्राफी साइंटिस्ट जो है वो अप्लाई कर रहे थे, तो पोलरोग्राफी में उन्होंने देखा कि जनाब जैसे जैसे जो मरकरी का ड्रॉप है उसका साइज़ चेंज होता है, उस रिस्पेक्ट से उसकी कैपेसिटिव करंट भी चेंज होता है, जिसको आप डबल लेयर करंट कहते हो। तो वो जो कैपेसिटिव करंट की वजह से होने वाली तब्दीली है सिग्नल के अंदर, उसको कैसे एनकाउंटर किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उस वक्त तो इतनी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल ही नहीं थी, ना इस तरह के कंप्यूटर्स अवेलेबल थे, ना इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस अवेलेबल थी। तो उसका नतीजा उन्होंने ये निकाला कि जनाब हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर वेव में इसको पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो जहाँ पे हम पोटेंशियल का एंड होगा ना वहाँ तक, यानी कि जो मरकरी का ड्रॉप मैक्सिमम होगा वहाँ पे हम करंट को मेज़र कर लेंगे, उसके बाद हम मेज़र नहीं करेंगे। उससे पहले पहले जो भी हम यहाँ पे पोटेंशियल दे रहे हैं, उस पोटेंशियल के देने की वजह से जो भी चार्जिंग में करंट ज़ाया होना था वो हो जाए, और उसके बाद हम दोबारा से करंट मेज़र कर लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने वो जो मरकरी ड्रॉप में के साइज़ में होने वाली तब्दीली है उसकी वजह से जो आपकी सिग्नल के अंदर तब्दीली हो रही थी उसको एनकाउंटर कर लिया। यानी आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कंप्यूटर्स या सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास ये टेक्निक है, डिफरेंशियल वो स्क्वायर वेव की टेक्निक है। तो ये तो एक बात हो गई, मैंने आपको एक हिस्ट्री का हवाला दे दिया कि जो पल्स टेक्निक्स होती हैं, इन पल्स टेक्निक को मेनली यूज़ किया जाता है डबल लेयर करंट को और जो आपका बैकग्राउंड करंट है उसको कम करने के लिए। अब जो एक और वेव फॉर्म है जो कि एक फिनोमिनल वेव फॉर्म है, जिसकी वजह से एक टेक्निक का आगाज़ होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में क्या होता है कि आप अगर एक ग्राफ के ज़रिए इसको बताएं, तो इसमें होता ये है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में कि आपने एक लीनियर स्वीप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक ख़ास पोटेंशियल तक। अगर आप इस पोटेंशियल से वापस दोबारा सिस्टम को उसके ओरिजिनल पोटेंशियल तक ले जाते हैं, यानी जिस पोटेंशियल से सिस्टम शुरू हुआ एक फ़ाइनल पोटेंशियल तक गया, फिर फाइनल पोटेंशियल से दोबारा से इनिशियल पोटेंशियल तक आ चुका, तो ये जो फॉर्म बनती है इसको हम ट्रायंगुलर वेव फॉर्म कहते हैं। और क्योंकि जिस जगह से प्रोसेस शुरू होता है उसी जगह पे ख़त्म होता है, उतने ही पोटेंशियल पे ख़त्म होता है, तो इस तरह से जो वोल्टेमेट्री परफॉर्म की जाती है उसको हम कहते हैं साइक्लिक वोल्टेमेट्री। अब ये जो साइक्लिक वोल्टेमेट्री है ये एक फिनोमिनल टेक्निक है, इसकी तमाम बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो साइक्लिक वोल्टेमेट्री को डीप में जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे अगर हम वोल्टेमेट्री का जो आउटपुट है उसको हम गौर करें,
तो वोल्टामेट्री का जो आउटपुट है कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये वोल्टामेट्री का आउटपुट होता है। अब इसमें ये जो मैक्सिमा है, ये जो मैक्सिमम करंट आपको हासिल होता है, ये करंट कहलाता है, अगर आप आयोपेक कन्वेंशन को मद्देनज़र रखते हुए बताएं तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन करंट। इसको हम कहते हैं IPA, यानी पीक ऑक्सीडेशन करंट। एनोडिक का मतलब वो जगह जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, तो IPA से रिप्रेजेंट किया जाता है अगर हम इसके करंट को देखें। और वो पोटेंशियल जिस जगह ये मैक्सिमम करंट हासिल हुआ उसको हम कहते हैं EPA, यानी पीक एनोडिक पोटेंशियल, यानी कि वो पोटेंशियल जिस पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होती है। अब ये ऑक्सीडेशन क्यों होती है, यानी जब हम पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं तो ये करंट क्यों हासिल होता है, उसके बारे में हम गुफ्तगू कर लेते हैं। अब हम एक प्रोसेस सपोज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऑक्सीडाइज स्पीशी थी, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिए और वो रिड्यूस्ड स्पीशी में कन्वर्ट हो गई। तो जो बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अगर अब उस इक्वेशन को गौर करें जिसको हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन कहती है जनाब कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी सिस्टम का वो इस तरह से रिलेटेड होता है। तो आपके पास अगर इस इक्वेशन को आप दोबारा से मॉडिफाई करें तो आपके पास जो इस इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, E माइनस E0 बराबर होता है माइनस RT/NF। और अगर आप इसको तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन अब बन चुकी है, इस इक्वेशन के मुताबिक आपको मालूम है कि आप जैसे जैसे सिस्टम का पोटेंशियल चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे सिस्टम का पोटेंशियल चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा जनाब, आपकी जो स्पीशी का रेशो है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस स्पीशी का रेशो है, ये भी चेंज होता जाएगा। तो जो रेशो चेंज होने का मतलब है, रेशो चेंज होने का मतलब ये है कि या तो रिड्यूस्ड स्पीशी ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडाइज स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएगी, या ऑक्सीडाइज स्पीशी रिड्यूस होकर रिड्यूस्ड स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों ही सूरतों में अगर ऑक्सीडेशन होगी तो आपकी स्पीशी इलेक्ट्रॉन दे रही होगी इलेक्ट्रोड को, तो अभी एक करंट जनरेट होगा, इसको आप कहेंगे जनाब ये ऑक्सीडेशन करंट है। और अगर इलेक्ट्रोड की मदद से कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो रही हो तो आप उसको कैथोडिक करंट कहोगे, आप कहोगे जनाब ये रिडक्शन का करंट है, स्पीशी रिड्यूस हो रही है। दोनों ही केसेस में जो करंट आपको मिलेगा वो आप प्लॉट कर लोगे एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल, जैसे हमने यहाँ बताया था। और ये जो पीक होगी, ये जो मैक्सिमा होगा, ये आपका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपकी एनालाइट की कंसनट्रेशन सिस्टम में बढ़ती जाएगी। जितने ज़्यादा एनालाइट होंगे, मिसाल के तौर पे 10 आपके पास एनालाइट हैं तो 10 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, अगर वो हर एनालाइट एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को दे रहा है। 20 एनालाइट की स्पीशीज़ होंगी तो 20 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये पीक बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपकी एनालाइट की कंसनट्रेशन आपके हाफ सेल में या सिस्टम में बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टामेट्री में आप कंसंट्रेशन को इस करंट से रिलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये बात करेंगे कि ये जो पीक की शेप है, ये डक शेप क्यों आती है, ये जो डिप आ रहा है ये क्यों आ रहा है। यहीं से हमारा अगला लेक्चर शुरू होगा। फिर इंशाल्लाह हम फिक्स डिफ्यूजन लॉ से स्टार्ट करेंगे और फिर साइक्लिक वोल्टामेट्री भी डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।